बरसात की एक शाम नंदपुर गांव में गोपाल की चाय की दुकान पर हरि और मोहन बैठे हैं। उनके चेहरों पर उदासी साफ झलक रही है। आमतौर पर ये लोग 2-3 कप चाय पी जाते हैं, लेकिन आज एक कप भी नहीं लिया। गांव की मौजूदा परेशानी ने सबको विचलित कर रखा है। तभी गांव के हेडमास्टर सुरेश दुकान पर पहुंचते हैं। अरे हरी, मोहन, तुम लोग यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? मैं जब से इस गांव में आया हूँ तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते देखा है। आज अचानक क्या हुआ? आइए मास्टर जी, बैठिए, आपकी चाय तैयार है। मुझे पता था आप थोड़ी देर में आ ही जाओगे। आज अपनी स्पेशल तुलसी वाली चाय पिलाता हूँ। हाँ गोपाल, वही तुलसी वाली चाय देना। सिर में थोड़ा दर्द है। और हाँ, तुम लोग बताओ, बात क्या है? इतने परेशान क्यों हो? मास्टर जी, असल में हम सबका मन बहुत उदास है। आप तो जानते हैं, हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं था। बीमार होने पर 12 मील दूर सूरजगढ़ जाना पड़ता था। कई लोग तो रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। इसीलिए हमने सब मिलकर अपनी बचत से गांव में एक अस्पताल बनवाया। लेकिन मास्टर जी, सारी बचत खत्म हो गई। अस्पताल तैयार है, पर बेड खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे। अब क्या होगा? ओह, ऐसी बात है। मेरे पास कुछ पैसे थे, पर वो बेटी की शादी में खर्च हो गए। लेकिन सूरजगढ़ में मेरी पुश्तैनी जमीन है। अगर उसे बेच दूं तो शायद बेड का इंतजाम हो जाए। क्या कहते हो? मास्टर जी, आप अपनी जमीन बेच देंगे? ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे, मेरी नौकरी का बस 1 साल बाकी है। मैंने तो सोच लिया है बाकी की जिंदगी यहीं तुम लोगों के साथ गुजारूंगा। वैसे भी ये पुण्य का काम है। भगवान ऐसे मौके बार बार नहीं देते। हरि, मोहन और गोपाल की आंखें नम हो जाती हैं। तीनों हाथ जोड़कर सुरेश का शुक्रिया अदा करते हैं। अरे, ये क्या कर रहे हो? चलो, कल सुबह हम सूरजगढ़ चलेंगे। कुछ लोग मेरी उस जमीन को खरीदना चाहते थे। देखते हैं, अगर बात बन जाए तो जमीन बेच देंगे। अगले दिन सुबह सुरेश, हरि और मोहन सूरजगढ़ के लिए निकल पड़ते हैं। ट्रेन में भारी बारिश हो रही है। आसमान काली बादलों से ढका है और तेज हवाएं चल रही हैं। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। कावेरी नदी भी पार करनी है। स्टेशन से गांव कितना दूर है मास्टर जी? स्टेशन से उतरकर पहले नदी के किनारे पहुंचना होगा, फिर नाव से नदी पार करके सूरजगढ़। बातें करते करते समय बीत जाता है। जब तीनों नंदपुर जंक्शन पहुंचते हैं तो शाम हो चुकी है। चलो जल्दी नाव घाट तक पहुंचते हैं, वरना फिर बारिश शुरू हो जाएगी। तीनों स्टेशन से बाहर निकलते हैं। आसपास कोई नहीं दिखता। बारिश और अंधेरे ने चारों ओर रहस्यमय माहौल बना दिया है। वे स्टेशन के पास एक पीपल के पेड़ के नीचे रुकते हैं। यहां तो रिक्शा भी नहीं दिख रहा। इतनी बारिश में कौन आएगा? कोई रास्ता नहीं, पैदल ही चलना होगा। मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। तभी दूर से एक वैन की आवाज आती है। रुको, लगता है कोई वैन आ रही है। वैन पास आती है और सुरेश चालक को पहचान लेता है। अरे बलदेव भैया, आपसे मिले हुए कितने दिन हो गए? अरे सुरेश, कैसे हो? सूरजगढ़ जा रहे हो? हाँ बलदेव भैया, ये हरि और मोहन है मेरे गांव के। हम सूरजगढ़ मेरे घर जा रहे हैं। क्या आप हमें नदी के किनारे छोड़ देंगे? शायद आखिरी नाव मिल जाए। इस बारिश में नाव? खैर, चलो देखते हैं। बैठो सब। तीनों वैन में बैठ जाते हैं। अंधेरे में वैन आगे बढ़ती है। बलदेव भैया, इतनी उम्र हो गई फिर भी आप वैन चला रहे हैं। तकलीफ नहीं होती? पहले होती थी, अब नहीं। इसका क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम तो सूरजगढ़ बहुत दिनों बाद आए हो, हमें तो भूल ही गए। नहीं भैया, ऐसी बात नहीं। काम के चलते ज्यादा आना जाना नहीं हो पाता। आज जरूरी काम से आया हूँ। अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने जा रहा हूँ। जमीन बेच दोगे? क्यों? कोई मुसीबत? हाँ, मुसीबत तो है।
नंदपुर में हमने अस्पताल बनवाया, पर बेड के लिए पैसे नहीं है। सोचा जमीन बेचकर उनकी मदद कर दूं। वाह सुरेश, तुम सचमुच नंदपुर का गर्व हो। अरे ऐसी बात नहीं, ये हरी, मोहन ये सब भी कम नहीं है। बातचीत के बीच वे कावेरी नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। नदी तेज बह रही है, कुछ नावें बंधी हैं, पर कोई माझी नहीं दिखता। जैसा सोचा था वही हुआ, कोई माझी नहीं है। इतनी रात में कौन रहेगा? मास्टर जी, अब क्या होगा? बारिश फिर शुरू होने वाली है। आसमान में काले बादल छाने लगे हैं, ठंडी हवा चल रही है। बलदेव जो उनके साथ खड़ा है कहता है, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, बारिश फिर शुरू होगी और कोई माझी भी नहीं है। मेरे घर सामने ही है, आज रात वही गुजार लो। सही कह रहे हो भैया। वैसे भी तुम्हारी गाड़ी में कितनी बार स्टेशन गया हूं। चलो हरी, मोहन, आज बलदेव भैया के घर चलते हैं। सब बलदेव के घर की ओर बढ़ते हैं। घर में घुसते ही एक अजीब सी बदबू आती है। फर्श गीला गीला सा है। बलदेव भैया, ये बदबू क्यों? फर्श भी गीला सा लग रहा है। ये घर ज्यादातर बंद रहता है, मैं अपनी गाड़ी लेकर बाहर ही रहता हूं। शायद खिड़की से पानी आया होगा। कमरे के कोने में एक टूटी खिड़की से हल्की रोशनी आ रही है। खाना तो कुछ नहीं है, मैं तो इंतजाम ही नहीं कर पाया। कोई बात नहीं भैया, इस मौसम में रात को रहने की जगह मिल गई, यही बहुत है। ठीक है, तुम लोग सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे हमारे साथ ही सो जाइए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बलदेव बाहर चला जाता है। तीनों चटाई बिछाकर सो जाते हैं। गहरी रात में सुरेश की आंख खुलती है। एक अजीब सी आवाज आ रही है, जैसे कोई पास में जमीन खोद रहा हो। सुरेश पहले नजरअंदाज करता है, पर आवाज तेज होने लगती है। यह आवाज कहां से आ रही है? वह खिड़की के पास जाता है और देखता है कि बलदेव पेड़ के नीचे खुदाई कर रहा है। हरी, मोहन, जल्दी उठो, कुछ ठीक नहीं लग रहा। दोनों जागते हैं। सुरेश उन्हें खिड़की के पास बुलाता। बलदेव भैया कहाँ गए? अभी तो यहीं थे, मैंने उन्हें पेड़ के नीचे देखा। चलो बाहर चलते हैं। तीनों पीपल के पेड़ की ओर जाते हैं। देखो, यहां जमीन पर कुछ है। हरी मिट्टी हटाता है तो एक कलश निकलता है जो पैसों से भरा है। अरे, इसमें तो ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन ये किसके हैं? बलदेव भैया कहां गए? ये किसी और के पैसे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं, इसे वैसे ही रख दो। तभी पेड़ हिलता है। ऊपर देखने पर एक लंबे पैरों वाला भयानक चेहरा दिखता है। डरो मत सुरेश, मैं बलदेव हूं। मैं देखना चाहता था कि क्या तुम लालची हो गए हो। तुम सचमुच नंदपुर का गर्व हो। ये पैसे तुम ले सकते थे, लेकिन नहीं लिए। मैं 1 साल पहले मर चुका हूं। एक हादसे में मेरी वैन ट्रेन से टकरा गई थी। मेरे बचाए हुए पैसों की वजह से मुझे मुक्ति नहीं मिल रही थी। मैं एक सच्चे इंसान की तलाश में था। तुमसे बात करके मुझे यकीन हो गया था कि तुम सच्चे हो। ये पैसे ले जाओ और अस्पताल के लिए लगा दो। तुम्हें अपनी जमीन बेचने की जरूरत नहीं। बलदेव भैया, अब मुझे मुक्ति मिलेगी, अच्छे से रहना। बलदेव का चेहरा हवा में गायब हो जाता है। तीनों पैसों से भारी कलश को देखते रह जाते हैं। उस बारिश की रात एक भूतिया घर में बिताए पल उनके मन में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं।